हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबसे वादा किया था कि आरओ एआरओ और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी बढ़िया से बढ़िया टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कराने के बारे में। तो आज हम अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ लेकर आ गए हैं और ये टेस्ट सीरीज़ मेरे भाई पीसीएस मंत्रा की है, जो सबसे टॉप कंटेंट में गिना जाता है जो स्टेट पीसीएस को लेकर। तो आज का जो हमारा ये टेस्ट सीरीज़ है मेरे भाई, आरओ और एआरओ से संबंधित है। तो इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया से सॉल्व करेंगे। आप सबको पता होगा आरओ एआरओ में 140 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जीएस का होता है और 60 क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेरे भाई वो हिंदी का होता है। तो आज हम लोग ये जो जीएस का होता है 140 क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे भाई सब हिस्ट्री से। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री आएगा, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री संबंधित होंगे। बहुत ही बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के और कंसेप्चुअल टाइप के आप सबको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए भाई, पहला जो क्वेश्चन हम सबका है क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन ताम्रपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में है। ताम्रपाषाणिक स्थल पूछ रहा है, कौन सा उत्तर प्रदेश में है तो मेरे भाई। तो उत्तर प्रदेश में जो नहीं है, सॉरी कह रहा है ताम्रपाषाणिक स्थल का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये भी है उत्तर प्रदेश में, ये भी है, सोहगौरा है, ये नवदा टोली, ये आंसर सही होगा। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये नवदा टोली जो है ये कहाँ पर है, तो मेरे भाई ये वेस्ट एमपी में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये नवदा टोली है। और ये यही उत्तर प्रदेश में नहीं है, और बाकी ये सब तो उत्तर प्रदेश में है। तो हम लोगों से पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, तो हम लोगों ने जान लिया इसको। आगे देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ। हम सबको पता है मेरे भाई, भारतीय महाद्वीप में कृषि का प्रारंभ जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। और आप लोग अगर बात करें कि भारत में सबसे पहले किस फसल का साक्ष्य मिला था, तो मेरे भाई वो गेहूं का साक्ष्य मिला था। कहाँ पर मिला था, संत कबीर नगर का एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, एक ज़िला है संत कबीर नगर। उसी संत कबीर नगर में एक क्षेत्र है लहुरा देव, आप लोग जानते होंगे। लहुरा देव नामक स्थान पर गेहूं का साक्ष्य मिला था। तो आगे अगर हम लोग देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सबका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है हम सबका। ये देखिए इसमें दिया है सुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है हम लोगों का दे दिया है इधर, एक तरफ दिया है स्थल दिया है और एक तरफ दिया है उत्खनन करता। अब हम लोगों को बताना है। देखिए हड़प्पा जो है राखलदास बनर्जी हैं, नहीं मेरे भाई ये गलत है, राखलदास बनर्जी नहीं है। ये जो है इसमें दयाराम साहनी है। तो DS दयाराम साहनी है, ये तो गलत हो गया, यानी एक जिसमें रहेगा वो गलत हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक तो ये नहीं है। चन्नुधड़ो ये सही है। रोपण यज्ञदत्त शर्मा ये भी सही है। ये जो लोथल है RS बिष्ट नहीं है मेरे भाई, RS राव है, ये भी गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 1 और 4 ये सुमेलित नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर हो जाएगा D। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ऐसे, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। तो मेरे भाई ये जो मांडा है, मांडा कहाँ का है, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है। ये हड़प्पा के तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके और कुछ हो सकते हैं, और कुछ इसके स्थान हैं, जो स्थान का नाम हम लोग देख सकते हैं कौन सा है, सुरकोटदा, धौलावीरा और राखी घड़ी, ऐसे कुछ स्थल और हैं जो ये हड़प्पा के तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आगे हम लोग देखें अगर अगला क्या है हम लोग सबका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये इसे हमें बताना है। दायमाबाद, गोदावरी, आलमगीरपुर, यमुना, ये गलत है। देखिए ये क्या है, ये गलत है हम सबका। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। ये एक तरफ स्थान दिया है, एक तरफ ये नदियों के नाम दिया है। तो इन दोनों को हमें मैच कराना है। तो आलमगीरपुर जो है यमुना नदी किनारे नहीं है मेरे भाई, हिंडन नदी होगा यहाँ। और ये श्रुतकोचरा दाश्क है, ये तो सही है। ये मांडा जो है मेरे भाई D वाला जो है, ये मांडा भी यहाँ पर गलत दे दिया है। तो मांडा जो है चिनाब नदी पर होगा।
तो इसका सही आंसर 5वें का हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। ये जो है यही सही है और बाकी सब गलत है यहाँ पर। तो हम लोग देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल शार्तुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? हमें पता है मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता जो है मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में विस्तारित था। तो ये जो प्रमुख स्थल पूछा है हड़प्पा का, शार्तुलई, ये मेरे भाई अफ़गानिस्तान में है। तो ये देख लिया हम लोगों ने। आगे देखें क्या है। 7वां में निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया है? हमें पता है मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर विभिन्न जानवरों के जो है वो चित्र छपे हुए थे। तो किसके किसके बैल का छपा हुआ था, हिरन का, गैंडा का, घोड़ा का ऐसा कोई मोहर नहीं पाया गया जिस पर घोड़ा का चित्र छपा हुआ था। तो ये घोड़ा हो जाएगा। तो आगे हम लोग अगर देखें, 7वां हो गया हम लोगों का। 8वां देखें क्या कह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है 8वां। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य हमें बताना है मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये भी सही है। कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक प्रकृति का था। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। तो यही गलत है मेरे भाई। समानता कहाँ विद्यमान थी वहाँ पर? तो ये हो जाएगा 8वां हम लोगों का, 8वां सी हो जाएगा। 9वां हम लोग देखें। 9वां में क्या है। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? हमें पता है सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ, विनाश हुआ, उसके लिए क्या क्या जो है ये कॉन्सेप्ट, क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो हर जगह है, कई लोग अपना अपना तर्क दिए। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से, नदी मार्ग परिवर्तन से, आर्यों के आक्रमण से। इन तीनों का जो है आप पढ़ेंगे तो इन तीनों की चर्चा की गई है। इन तीनों के बारे में माना जाता है कि इन तीनों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का ये जो सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में ये प्रचलित मत है। तो ये तीनों हो जाएंगे। अगला हम लोग देखें क्या कह रहा है। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो यहाँ पर मेरे भाई 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन ये जो हमारा है इसमें हम लोग देखेंगे आंसर नंबर सी हमारा सही है। तो ये गोमल का ये पुराना नाम मेरे भाई, ये नया नाम है। ये तो गोमल पुराना नाम है, इसी नदी का नया नाम मेरे भाई गोमती है। और गोमती का आप लोग जानते हैं, गोमती नदी के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे शहर बसे हुए हैं। तो ये हुआ, यही पूछ रहा है आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं थी? तो यही शामिल नहीं थी और बाकी सब शामिल थी। आगे हम लोग अगर देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब के सब इसमें हिस्ट्री, अभी तो ये एंशिएंट हिस्ट्री आ रही है, अभी कुछ देर बाद इसमें आएगी मिडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो मेरे भाई ये यजुर्वेद, हम लोग को पता है 11वां जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद जो है ब्राह्मण ग्रंथ से है शतपथ ब्राह्मण। तो आगे अगर हम लोग देखें, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता था? मेरे भाई उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता इंद्र को कहा जाता था और इंद्र को ही वर्षा के देवता कहा जाता था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए अब क्या करा है इसमें 13वां में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है इसे बताना है। जैन तीर्थंकर इधर नाम दिया है और उनके प्रतीक चिन्ह इधर दिया है। तो ये 13वां में हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर है ये सी हमारा ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। ये सी सही है और बाकी सब गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नेमिनाथ, और ये भी गलत है, और अजीतनाथ ये भी गलत है, पार्श्वनाथ सर्प ये सही है। तो ये 13वां में हम लोग देख लिए क्या था। और नेमिनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह शंख था, शंख जो बजाने वाला। और जो अजीतनाथ है इसका नाम जो है ये हाथी था, इसका मतलब चिन्ह प्रतीक, इसका प्रतीक हाथी था। तो और जो मल्लीनाथ का अगर हम लोग देखें मेरे भाई, इनका कलश था। जो अजीतनाथ पे कलश दिया है तो कलश ये मल्लीनाथ पर था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14वां का, थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं। देखिए क्या है इसमें, बौद्ध धर्म कौन सा कथन सत्य है?
तो मेरे भाई बताना है हमें, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये कथन दिया है, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। इसमें मेरे भाई दोनों गलत हैं। इसमें पूछा है कौन सा सत्य है, 14वां, ये हमारा 14वां है, तो डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, दोनों गलत हैं। क्योंकि बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। ये दोनों को दोनों उल्टा दे दिया है, इसलिए दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी। 15 अगर हम लोग देखें मेरे भाई, 15वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चेदी, सोथिवती, मतलब बताना है हमें, एक तरह का मतलब ये स्थान दिया है और उसकी राजधानी दिया हुआ है। तो जो महाजनपद थे तो उनका है और उनकी राजधानी के बारे में बात किया है। तो असमक, पोटिल, कंपोज, हाटक, अंग, राजगृह। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, हमें पता है जब हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में, तो ये अंग की राजधानी मेरे भाई चंपा थी। तो ये चीज़ गलत दिया है हम लोगों का, ये अंग की राजधानी ये चंपा होगी, बाकी सब सही है। चेदी, सोथिवती, असमक, पोटिल, कंपोज, हाटक, ये सब अपनी जगह पे सही हैं, यही गलत था। तो गलत होकर इसका सही चंपा हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अब देखते हैं सही है क्या है। देखें, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो हमें पता है मेरे भाई, ये 16वां क्वेश्चन है हम सबका। तो हर्यक वंश का एक शासक था, हम सबको पता है, जिसका नाम था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। तो मेरे भाई उदयन, तो आपसे पूछे ये उदयन किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का शासक था उदयन। इसने ही ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। तो आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो मेरे भाई हम सबको पता है ये नालंदा, मौर्य काल के बारे में बात करें तो नालंदा जो है ये मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था और बाकी सब थे। ये 17वां क्वेश्चन हम सबका। तक्षशिला भी था, वाराणसी भी था, उज्जैन भी था। तो आंसर की बात किया जाए कौन सा नहीं था, तो यही वाला नहीं था, नालंदा। तो देखें अगर हम लोग यहाँ पर भूमिदान का पहला अभिलेख का साक्ष्य मिलता है, हमें पता है भूमिदान का जो अभिलेख है वो किस साक्ष्य में पाया गया है, कहाँ पर। तो मेरे भाई ये कहाँ पर है, ये हम लोगों का 18वां क्वेश्चन है और नाना घाट अभिलेख से। नाना घाट अभिलेख मेरे भाई, इसी अभिलेख से पता चलता है कि भूमिदान का साक्ष्य मिलता है हम सबको। 18वां क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19वां देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था। तो इसे हमें बताना है। तो जो गुप्त काल में पश्चिमी तट के बंदरगाहों में जो सबसे फेमस बंदरगाह था वो था मेरे भाई भड़ौच बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी, 19वां क्वेश्चन नंबर 19 ये है, ये भड़ौच हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा है हमारा। जो देखिए फैक्ट की बातें हैं वहाँ हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो कुछ कंसेप्चुअल बातें होंगी जिसमें कुछ उसके दाएं बाएं की चीज़ों को जानने के लिए, हमें उसके फैक्ट्स को जानने के लिए ज़रूरी होता, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो 21वां में देखते हैं क्या है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया। हमें पता है जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। एक तो ये हम लोग यहाँ से जाने। फिर क्वेश्चन कर रहा है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म विजय। हमें पता है मेरे भाई ये 21वां क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जैसे हम सबको पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनको जो है वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया उनको जीतने के बाद, इसीलिए इसको जो है ये धर्म विजय बोला जाता था। और इसको नाम से जो है धर्म विजय, धर्म और धर्म तिलक ऐसे नामों से इसको नवाजा जाता था। आगे हम लोग देखें अगला क्या है। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, 22वां का ये हम लोगों का है, ऑप्शन नंबर बी, घनानंद को। घनानंद हमें पता है नंद वंश का ये अंतिम शासक था। इसी को मारकर जो है ये मौर्य काल का जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने
इसी को मारकर अपना मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो आगे चल हम लोग देखते हैं। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। ये 23वां क्वेश्चन में गुप्तचर सिस्टम का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है मेरे भाई? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र, ये 23वां क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में राजों को गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, तो ये भी हो सकता है, यहाँ पर ये इसी को कहा गया है। 23 अब हम लोग का बारी है 24वां देखने का। तो 24वां क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ है। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ये सिक्कों की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ये हुशविक, ऑप्शन नंबर बी। ये 14वां में हुशविक जो थे, इन्हीं के सिक्कों पर जो है ये संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित थे। तो और इसके जो अन्य की बातें अगर हम लोग फैक्ट्स की बात देखें तो इसमें जो है 24वां में क्या कर सकते हैं हम लोग? बुध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण, उष्मा आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ अब हम लोगों का 25वां क्वेश्चन देखें। इसमें क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंदसौर प्रशस्ति के बारे में पूछा है। तो 25वां में ये हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। सॉरी, ये कालिदास नहीं होगा यहाँ पर, ये वत्स भट्टी होगा। ये मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी होगा। और हरिसेन में हमें पता है मेरे भाई, ये हरिसेन में क्या कहा गया है? इसकी रचना जो है, ये मंदसौर प्रशस्ति की रचना की वीरसेन ने चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध सचिव था, जबकि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूत इत्यादि की रचना की है। 26वां में अगर हम लोग देखें, इसमें कह रहा है कि कौन सा किसकी रचना किया और उधर उसका नाम दिया है। तो 26वां मेरे भाई ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये गलत है। ये मयूर शतक जो था ये जयसेन नहीं लिखा है, इसको जो है ये मयूर ने ही लिखा है। मयूर ने ही मयूर शतक लिखा है, और सूर्य शतक को भी मयूर ने लिखा है, और हर्षचरित्र को ये बाणभट्ट ने लिखा है, प्रियदर्शिका को हर्ष ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही गलत है। देखिए 27वां में क्या है यहाँ? निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ियों में करवाया था? तो ये हम लोगों को बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है 27वां का। इसमें पूछ रहा है कि अशोक ने गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ियों में किन किन गुफाओं का मतलब नहीं करवाया था। तो सबसे पहले हम लोग जान ले किस गुफा का करवाया था, तो ये चीज़ें हमें पता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका नहीं करवाया था। लोमर्सी गुफा जो है मेरे भाई, अशोक ने बिहार के बराबर पहाड़ियों में इसका निर्माण नहीं करवाया था, बाकी इसका भी करवाया था वहाँ पर, इसका भी, और विश्व झोपड़ी गुफा इसका भी। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो लोमर्सी गुफा के बारे में क्या है? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष में सुदामा, विश्व झोपड़ी तथा कर्ण चौपार गुफा का निर्माण करवाया, जबकि अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में लोमर्सी गुफा का निर्माण करवाया था। तो ये लोमर्सी गुफा का निर्माण जो है ये अशोक के पौत्र ने करवाया था। तो आगे ले हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? हमें पता है मौर्यकालीन में ये बलि नाम का ये जो शब्द है ये एक धार्मिक कर वहाँ माना जाता था। और अगर हम और बात कर लें तो रज्जु क्या था? एक भूमि की माप थी, इससे जो है भूमि का माप का पैमाना था, इससे भूमि नापा जाता था। तो भूमि के माप कर और उसके हिसाब से उसका जो है टैक्स लिया जाता था। और विविध जो था ये चारागाह कर था, ये जो लोग अपना जितने जानवर रखे रहते थे, जितना चारागाह में चराते थे, तो उसके हिसाब से उनको देना पड़ता था। और हिरण्य क्या था मेरे भाई? एक प्रकार का ये कैश टैक्स था, ये मतलब फसल के रूप में नहीं देना होता था, उसी को कैश देना पड़ता था। अगला हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? इनमें हमें बताना है, उन शासकों के नाम बताना है जो अपने प्रांतों में द्वैध शासन यानी ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन
में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम सबका, कुषाणों ने मेरे भाई अपने प्रांतों में द्वैत शासन का स्थापना किया था। और अगर हम इसके कुछ और के बारे में बात कर लें तो शकों तथा पार्थियन ने संयुक्त शासन का प्रचलन किया था। ये शकों तथा पार्थियन ने संयुक्त शासन का ये प्रचलन किया था। और इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो इसमें द्वैत शासन प्रणाली का ये जो यहाँ पर था, ये शकों और कुषाणों ने पार्थियन के मध्य से छत्रपति प्रणाली लागू किया था। ये देखिए, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? 30वां क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछ रहा है शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे मेरे भाई? चांदी के ही शतमान सिक्के ढाले जाते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मेरे भाई हम लोग को पता है, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रादित्य ने करवाया था। तो आप लोग सोचते हैं ये महेंद्रादित्य कौन है मेरे भाई? तो ये कुमारगुप्त को आप लोग जानते होंगे। कुमारगुप्त जो थे ये एक अपनी उपाधि मतलब धारण किए हुए थे महेंद्रादित्य की। ये यहाँ पर कुमारगुप्त भी हो सकता था, और कुमारगुप्त हमें पता है कि अपनी उपाधि जो है महेंद्रादित्य रखे थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यही कुमारगुप्त करवाए थे। तो आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? तो हमें पता है मेरे भाई लिंगराज। ये 32वां क्वेश्चन का हमारा है, ऑप्शन नंबर डी। लिंगराज मंदिर ये है, ये पल्लव काल से संबंधित नहीं है। और बाकी सभी कैलाश मंदिर, धर्मराज रथ, शोर मंदिर, ये सभी जो है पल्लव वंश यानी पल्लव काल से संबंधित हैं। तो उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा किया गया था। ये कहाँ है? ओडिशा में। किस राजवंश के द्वारा किया गया था मेरे भाई? सोमवंशी शासकों के द्वारा ये इसका निर्माण करवाया गया था। 33वां में अगर हम लोग देखें क्या है यहाँ, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड उपाधि धारण की थी? इसमें हमें बताना है मेरे भाई, इसमें कई शासकों के नाम दिया है और हमें बताना है कि कौन सा शासक वातापी कोंड उपाधि धारण किए हुए थे। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। यही जो थे वातापी कोंड की उपाधि धारण किए हुए थे। और अगर आप लोग हम बता दें कि ये जो यहाँ पर ये कौन सा है, 33वां है हमारा, तो यहाँ पर राजधानी ये जो थे चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के पश्चात ये जो नरसिंह वर्मन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने ही वातापी की उपाधि धारण की थी। तो आगे हम लोग देखें, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमें पता है मेरे भाई पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था अपराजित, इसका नाम ही है अपराजित। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक यही था। अब हमारा देखिए, अब हमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए क्या है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला गुफा कौन सा है? हमें पता है मेरे भाई एलोरा का जो गुफाएं हैं वो हिंदू, जैन, बौद्ध ये तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला ये गुफा है। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने लगे हम सबके पास। उत्तर रामचरितमानस के रचयिता कौन है? मेरे भाई इसका तो सीधा आंसर है, इसमें कुछ नहीं बताना है, ऑप्शन नंबर बी भवभूति ने ही उत्तर रामचरितमानस की जो है रचयिता हैं। और अगर भवभूति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो मेरे भाई भवभूति कन्नौज नरेश वर्मन के दरबार में रहते थे। भवभूति जो थे कन्नौज के जो राजा थे नरेश वर्मन, उन्हीं के दरबार में ये रहते थे। और यहीं पर भवभूति ने संस्कृत के तीन बहुत बड़े जो है नाटक लिखे थे। एक का नाटक है जो है महावीर चरित, दूसरे का महावीर चरित, और जो दूसरा था मेरे भाई इसका नाम है मालती माधव, MM मालती माधव। और एक अगला था, ये कौन था? उत्तर रामचरितमानस, URM उत्तर रामचरितमानस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भवभूति के बारे में। ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी गजनी जाते समय किसके द्वारा मारा गया था? तो मेरे भाई इसके लिए थोड़ा सा दुविधा है, लेकिन जो सबसे सही बात NCERT बेस्ड बताई गई है कि मोहम्मद गोरी जो है ये जो खोखरों के द्वारा मारा गया था।
कुछ लोग बताते हैं कि ये जो है जयचंद या पृथ्वीराज जो कि चौहान के द्वारा में, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। जो सबसे सही चीज़ें मानी गई है कि ये खोखरों के द्वारा मोहम्मद गोरी मारा गया था। तो 37वां हमारा ये क्वेश्चन था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। हमें पता है मेरे भाई, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक था, और इसे जो है ये मोहम्मद गोरी जो है इसे लेकर, मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। तो और ये जो है यही लाहौर में ये मरा हुआ था। जब मरा था ये चौगान खेलते हुए, हम सबको पता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते हुए मरा था, और ये लाहौर में ही मरा था। तो इसको लाहौर में ही दफना दिया गया था, तो लाहौर में ही इसको दफनाया गया था। तो लाहौर इसमें हमें पता है पाकिस्तान में है। तो ये क्या है 39 में बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यहाँ पर पूछ रहा है बलबन का जन्म जो है तुर्कों के किस संप्रदाय में है तो हुआ था, तो इलवरी संप्रदाय में हुआ था, याद रखिएगा इसे। 40वां में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था। तो मेरे भाई ये यहाँ पर दिल्ली का शासक पूछ रहा है, दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था। तो ये 40वां का ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही मेरे भाई दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने दक्कन, यानी दक्कन जो है दक्षिण एरिया है दक्षिण भारत का, उसे भेदा था। तो चलिए हम लोग अपना, और ये अलाउद्दीन के बारे में एक बात और कही जाती है कि दक्षिण जाने वाला प्रथम सुल्तान ये अलाउद्दीन खिलजी ही था दक्षिण अभियान को लेकर। अब वहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का प्रयोग किस सुल्तान ने किया था। हमें पता है इसका कहने का मतलब है ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने पैगंबर के सेनापति का टाइटल रखा हुआ था। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है 41वां का ऑप्शन नंबर बी खुसरो शाह। ये जो खुसरो शाह मेरे भाई, इसने अपना टाइटल जो है, अपनी जो है एक कह सकते हैं कि उपाधि जो था उसको रखा था पैगंबर के सेनापति। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है, 42वां पूछ रहा है, यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, पूछ रहा है मसाहत निम्नलिखित से किसमें संबंधित है। तो मेरे भाई ये भूमि से संबंधित है मसाहत। मसाहत जो था एक प्रकार की भूमि को नापने का, भूमि को नाप कर और उसके जो है वो कहते हैं उसका भूमि का कर जो राजस्व है उसको निर्धारण करने में ये आता था। और ये जो मसाहत को सबसे पहले जो है लागू किया था ये दिल्ली सल्तनत में, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, इन्होंने ही मसाहत को लागू किया था। 43वां में हम लोग अगर देखें क्या है, तो हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या कर रहा है देखते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी। तो मेरे भाई हमें पता है ये आशिका की रचना किसने किया था, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने यह आशिका की रचना किसके कहने पर, यानी किसकी अनुमति से ये लिखी थी। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी खिज्र खान, इन्हीं की अनुमति पर अमीर खुसरो ने आशिका की रचना की। और आप लोग सोच रहे हैं ये आशिका की रचना क्या है, नाम से ही पता है ये आशिका, ये जो आशिका की रचना है ये खिज्र खान और इनकी प्रेमिका देवल रानी, इन्हीं दोनों की ये प्रेम कहानी थी। इन्हीं दोनों की प्रेम कहानियों के बारे में आशिका नाम की रचना अमीर खुसरो ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग का जो है ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। 44वां क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। चोल काल में हमें पता है मेरे भाई एक प्रशासनिक इकाई बनाई गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो व्यापारियों के कल्याण की देखभाल करती थी। उसका नाम था मेरे भाई नरगम। ये याद रखिएगा, नरगम नाम की एक मतलब इकाई बनाई गई थी जो व्यापारियों की देखरेख, उनकी भलाई के लिए काम करती थी। चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ये 46वें का मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर ए
जय शक्ति। चंदेल साम्राज्य का जेजाग बुट्टी जो है ये जय शक्ति चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था। 47वां देखें अगर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया था? तो मेरे भाई ये जो इसका जो सही आंसर होना चाहिए जो हमारे हिसाब से 47वां, ये 47वां ए, हाँ यही सही है। ये इसी अकबर को, अकबर हमें पता है मेरे भाई हिंदू मुस्लिम एकता का इसे प्रतीक माना जाता था। ये जितना मुसलमानों को तवज्जो देता था उतना ही हिंदुओं को तवज्जो देता था। इसके मरने के बाद जो है तो अर्श आशियानी इसे कहा गया है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जाने, अंतिम अकबर जब मरा था इसका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, यह हम सबको पता है। अकबर की मृत्यु उसको जब मरा जो है इसको अर्शयानी कहा गया था। आप लोग सोच रहे होंगे ये अर्शयानी क्या होता है? इस स्वर्ग में रहने वाले को जो है अर्शयानी बोला जाता है, इसका मतलब है स्वर्ग में रहने वाला। ये देखिए हम फैक्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। हाँ अब सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें पता है मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन सा नहीं होगा। ये बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1668, ये तो सही है। सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, ये मेरे भाई 29 मई होना चाहिए, 29 मई 1658, यही सही नहीं है और बाकी सब सही हैं। खजुआ का युद्ध जो है ये 5 जनवरी 1659, देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। अगर हम इसके बारे में बात करें थोड़ा सा सामूगढ़ के युद्ध के बारे में, तो 48वें क्वेश्चन में सामूगढ़ का युद्ध मेरे भाई 29 मई 1658 को हुआ था। और ये किस में हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था ये। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है 29वां में। 49वां, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल गया। देखिए अगर आपसे कभी भी पूछे कि ये पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी, तो ये शिवाजी और जयसिंह के मध्य ये पुरंदर की संधि हुई थी। अब पूछ रहा है कब हुई थी, तो ये 49वां ऑप्शन नंबर सी 11 जून 1665 ईस्वी को, इसी दिन को जो है शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। देखते हैं हम लोग, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकार बनाना चाहता था? हमें पता है मेरे भाई बाबर जो है मुग़ल साम्राज्य का, मुग़ल वंश का स्थापना बाबर ने ही किया था। और बाबर ने 4 साल जब राज करके जो मर गया, तो मरने के बाद उसका पुत्र जो था वो हुमायूं ने ही उसका उत्तराधिकारी बना। अब ये तो एक बाबर का बहुत ही राइट हैंड माना जाता था। ये मेहदी ख्वाजा एक बहुत ही बहादुर सेनापति था बाबर का, और बाबर का काफ़ी विश्वसनीय था और ये बाबर का राइट हैंड माना जाता था। तो ये चाहता था कि हुमायूं एक जो है मजबूत शासक नहीं बनेगा, वो जो है वो ये जो निजामुद्दीन था, ये बाबर का एक वजीर निजामुद्दीन था। ये निजामुद्दीन चाहता था कि ये मेहदी ख्वाजा जो है ये उत्तराधिकार बने बाबर का। तो ये अब हम लोग देखते हैं क्या है 51वें में, निम्नलिखित में से किस इमारत को ताजमहल का पुरोगामी कहा गया है? तो मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। 51वां में अगर देखें, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने ही करवाया था। तो ये इतना याद रखिएगा आप लोग। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन ये क्या है 52वां में, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो मेरे भाई ये वैष्णव संत एक वल्लभाचार्य थे, इनका संबंध जो था ये रुद्र संप्रदाय से था, रुद्र संप्रदाय से। 52वां ये क्वेश्चन है हम सबका, और रुद्र संप्रदाय से था। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा और हम बात करें तो अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता था। इनका जो दर्शन था वल्लभाचार्य का, इनका अद्वैतवाद दर्शन के नाम से जाना जाता है इनका। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो मेरे भाई इसका जो 53वां का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये
ये सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। आगे हम लोग अगर देखें 54वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है यहाँ। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से था। तो 54 क्वेश्चन में जो ताताचार्य के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी वेंकट द्वितीय, इनका संबंध इनसे था। तो आगे देखें हम लोग 55वां में क्या कह रहा है। विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की। तो मेरे भाई इसका आप लोग को पता ही होगा, ये जब आप लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में जो विजयनगर के बारे में, तो उसमें आपको बहुत बढ़िया ऐसे बहुत फैक्चुअल चीज़ें मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 55 है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, ये हरिहर द्वितीय मेरे भाई विजयनगर शासकों में से राजव्यास की उपाधि धारण किए थे। यही हरिहर प्रथम मत लगा देना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबशाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा था। कुतुबशाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी मसूलीपट्टनम ये सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह माना जाता था ये कुतुबशाही वंश का। आगे देखें, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था। तो मेरे भाई मेवाड़ जब हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 57 महत्वपूर्ण है कि अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण अटैक किया था, तो उस समय राणा उदय वहाँ का जो शासक था। तो उस शासक के पास 2 महत्वपूर्ण सरदार हुआ करते थे। उन सरदारों का नाम जयमल एवं फत्ता था। यही जयमल और फत्ता मेरे भाई, ये जयमल और फत्ता ये जो थे, यही किले की रक्षा करते थे, महत्वपूर्ण ये सिपाही थे। तो अकबर इन्हें जो है खुद कहा था, अकबर जो है इनको सबसे बहादुर योद्धाओं में से कहा था। तो अकबर ने इनकी एक मूर्तियाँ भी बनवाई थी। आगे हम लोग देखें, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था। हमें पता है बंगाल में जो दाखिल दरवाज़ा है उसका निर्माण मेरे भाई बारबक शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी, तो बारबक शाह ने बंगाल में दाखिल दरवाज़ा का निर्माण करवाया। 59 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई। जगत भूषण की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि दिए गए थे। कैसे दिया गया था मेरे भाई, देखिए ये जो हुसैन शाह नामक ये व्यक्ति था, ये एक विद्वान शासक था। यह हिंदू मुस्लिम एकता का भी बहुत प्रतीक, अकबर की तरह जो है ये भी हिंदुओं और मुस्लिमों को साथ लेकर चलने वाला था। तो हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार कहा था और तिलक राजा का नाम दिया गया था और जगत भूषण की उपाधि दिया गया था। तो ऐसे कई उपाधि जो थे इसे मिली हुई थी हुसैन शाह को। तो 59 हो गया। हम लोग अपने चलते हैं 60 क्वेश्चन पर। तो 59 ये हो गया यहाँ। तो 60 आ गए हम लोग। थोड़ा सा छोटा कर लें क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन वाला है। तो चलिए, कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें कश्मीर शासक ये जैनुल आबिदीन के बारे में पूछ रहा है, तो इनके बारे में बताना है। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सरल है क्योंकि इसमें जो भी बातें हैं सब फैक्चुअल हैं। देखिए इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था। ये गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी सही है, ये भी सही है। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, ये भी सही है। इसने मुल्ला अहमद शाह को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। तो जो ऑप्शन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है, इस 60 का ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 ये 3 नहीं हो गए। कुतुब नाम से अरबी में कविताएं नहीं लिखता था, ये चीज़ गलत है मेरे भाई। तो ये और ये सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठन किया था। तो इसका सही आंसर है गयास शाह यानी GS। गयास शाह ने ही तुर्की दासियों और इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से संबंधित एक अंग सेना गठन किया था।
62वां हम लोग देखें क्या कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। बहादुर शाह प्रथम, शाह बेखबर, जहांदारा शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, यहाँ ये सुमेलित नहीं है। शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर नहीं कहा जाता था। तो बहादुर शाह ये शाह बेखबर इनको बोला जाता था, क्योंकि ये अपनी प्रेमिका के प्रेम में इतने ज़्यादा लीन थे तो इन्हें खबर ही नहीं रहती थी कि हमारे राज्य में हो क्या रहा है। जहांदारा शाह इसे लंपट मूर्ख बोला जाता था, और मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता, क्योंकि ये दासियों के साथ हमेशा रंगमंच इसे अच्छा लगता था। तो ये हो गया। अब 63वां में हम लोग देखें क्या है, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं बनवाया था। यहाँ नहीं देखा करिए, नहीं जो जिसमें रहता है वो क्वेश्चन को गलत करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये जो थे, इसका जो 63वां का जो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अजमेर। तो आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला अजमेर स्थान पर नहीं बनवाई गई थी, और यहाँ पर भी बनवाया गया था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आगे देखें 64वां में, कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है। अपने नाम के सिक्के चलवाए, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ये चीज़ गलत है, क्योंकि अब बाकी सब हमको नहीं पता है ये सही है गलत है। इस तरह से ऐसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि हम ऑप्शन को पहले पूरा पढ़ लें, तो इसमें से हमें कुछ न कुछ निकल जाएगा। ये फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक था, ये हमें पता है। ये जो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, इन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ये ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर ये 64वां है। कहाँ लगवाया था ये श्रीरंगपट्टनम में। तो यहीं पर एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ये किसका प्रतीक था, ये फ्रांस मेरे भाई, फ्रांस प्लस मैसूर की मैत्री का प्रतीक था। तो यहाँ जर्मनी लिखा है, ये जर्मनी नहीं होगा, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगला, नानक शाही किसके द्वारा, नानक शाही सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, सही है। नानक शाही सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर ये 65वां का हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने ही नानक सिक्के चलवाए थे, हमें पता है। ये सिखों के महत्वपूर्ण नेता थे ये। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। हमें पता है मेरे भाई, ये नेनू डी कुन्हा, ये है एक पुर्तगाली वायसराय था। पहले जब ये जो बनी थी कोचीन की, जो है कोचीन की पहले ये था गोवा, कोचीन की पहले जब ये आया था तो गोवा की राजधानी कोचीन था। तो इन्होंने किस पुर्तगाल वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया, तो ये नेनू डी कुन्हा ने बनाया था। और ये अल्फांसो डी अल्बुकर जो था, ये जो है वास्तविक पुर्तगाल का वास्तविक शासक माना जाता था। ये 66वां हो गया हम लोगों का। अब हम चलते हैं 67 पर। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ किया। तो हमें पता है मसूलीपट्टनम में डचों ने अपना जो पहला कारखाना लगाया था, तो ये मसूलीपट्टनम में लगाया था। किस मुग़ल शासक ने अंग्रेज़ दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 ग्रेन का मनसब और जागीर प्रदान की। ये तो एकदम सही बात है। ये किसने दिया होगा, जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने ये जो अंग्रेज़ का दूत था कैप्टन हॉकिंस, उसे 400 ग्रेन का मनसब और जागीर प्रदान किया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो एकदम सरल क्वेश्चन है, एक्सलास शैपेल की संधि से ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो हमें पता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था, ये 3 युद्ध लड़े गए थे इसमें, और ये जो पहला युद्ध था ये एक्सलास शैपेल की संधि से समाप्त हुई थी। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। अब हम लोग का मॉडर्न क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों का, ये द्वैत शासक डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव का जनक किसे माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों का 70 है। 70 का ऑप्शन नंबर डी, लियो कर्टियस को ये द्वैत शासन का जनक माना जाता है। पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो इसका जो सही ऑप्शन है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर बी। हमें पता है रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसी के माध्यम से ये कहा गया था कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट होगा।
तो इसी के माध्यम से बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और ये 1973 में एक कानून आया और 1773 में कानून आया था और 1774 में ये बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया गया था। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लें मेरे भाई, तो जो सुप्रीम कोर्ट बना था इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे और 3 इनके साथ अन्य न्यायाधीश थे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लिए। अब चलते हैं हम लोग 72 क्वेश्चन पर। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1833 का चार्टर एक्ट जो था मेरे भाई, इसी में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। एक पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? तो पता है मेरे भाई, लॉर्ड मिंटो। हमें पता है 1909 में एक कानून आया था मार्ले मिंटो में ये था कि पृथक निर्वाचन से था कि यहाँ पर जो था मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचक का मतलब दिया जाए कि मुसलमान केवल मुसलमानों को ही वोट दे सके। तो इसी में जो है लॉर्ड मिंटो ने ही ये कहा था मार्ले मिंटो से कि हम एक नाग के दांत के बो रहे हैं और आने वाले समय में ये बहुत भीषण होगा। किस अधिनियम में भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? हमें पता है मेरे भाई, इसका तो सिंपल क्वेश्चन 1935 में 1935 का अधिनियम जो आया था एक्ट ऑफ 1935 में, इसी में ये संघात्मक सरकार की सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई थी। अगला हम लोग देखें, निम्नलिखित में से संविधान सभा का प्रारूप समिति में कौन सा शामिल नहीं था? तो मेरे भाई इसमें तो हमें पता है जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर मतलब 7 सदस्यों में अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, इनके साथ 6 सदस्य और थे। तो 7 सदस्यों में पूछ रहा है कौन सा नहीं था? तो जेपी कृपलानी नहीं थी और बाकी ये भी थे, ये भी थे, ये भी। तो नहीं के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 75 पूछ रहा है तो हम लोगों का हम लोग 76 पे पहुँच गए हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो विलियम बेंटिक मेरे भाई में पता है एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, सती प्रथा को बंद किया था उसने, सती प्रथा की समाप्ति किया था। तो और अगर अलग इसके मतलब पूछ रहा है कौन सा नहीं किया था, तो ये 76 क्वेश्चन है हम लोगों का, ये 76। तो ऑप्शन नंबर डी व्यपगत सिद्धांत की शुरुआत, यही जो व्यपगत सिद्धांत की शुरुआत यही नहीं किया था। यानी व्यपगत सिद्धांत मतलब ये जो राज्यों का हड़पना था किसी भी माध्यम से, ये जो भारत में जो स्वतंत्र प्रांत थे, स्वतंत्र राजाओं के जो अपना क्षेत्र था उसको हड़पने का कार्य नहीं किया था। और बाकी उसने बहुत से सामाजिक सुधार किया था, सती प्रथा को बंद किया था, ठगी प्रथा को बंद किया था, नरबली का अंत किया था, जो मानव की बलि दी जाती थी। इन सब का काम जो है विलियम बेंटिक से था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? हमें पता है साइमन कमीशन जो आया था इसी का लोग विरोध कर रहे थे और साइमन कमीशन भारत जाओ लाला लाजपत राय जो थे यही उनको विरोध कर रहे थे। तो इसी के विरोध चलते इनको लाठियाँ पड़ी और मृत्यु हो गया था। और इन्हीं की मृत्यु के चलते ये जो भगत सिंह और ये सब थे इनकी जो है हत्या किए थे। तो 77वां जो था ये हमारा, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ये साइमन कमीशन भारत आया था। ये यहाँ पर हमें बताने का 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है। 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। और दूसरा का ये सही है, ये तो सही हो गया। दूसरा का भी सही है कि कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत को कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। तो ये दोनों सही है, ये हमारा तीसरा गलत है।
अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? हमें पता है ये अस्थाई बंदोबस्त आया था, महालवाड़ी बंदोबस्त, और एक इसमें जो तरह के बंदोबस्त किए गए थे, इसमें अस्थाई बंदोबस्त में ये जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था। और इसी में एक सूर्यास्त कानून चला गया था अस्थाई बंदोबस्त में। अगर निर्धारित डेट पर सूर्य डूबने के पहले आप जो है राजस्व को इकट्ठा करके नहीं लाए तो आपकी ज़मींदारी जो है मतलब नीलाम कर दी जाएगी, किसी और दे दी जाएगी। और अस्थाई बंदोबस्त में ये राजस्व को 11 हिस्सों में बांटा गया था, और 11 हिस्सों में बांट कर कहा गया था कि 10 हिस्सा, 11 में से 10 हिस्सा जो है सरकार लेगी, और एक हिस्सा जो है ये वसूलने वाला ज़मींदार लेगा। तो ज़मींदार ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा वसूलेंगे तो हमारा भाग ज़्यादा बड़ा बनेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है मेरे भाई? ये टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों को माना जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था मेरे भाई? रैयत मतलब किसान। इसमें जो राजस्व को जमा करने का वो जो अधिकार दिया गया था, यानी भूमि का स्वामी जो है किसानों को ही माना गया था। किसान ही अपनी भू स्वामी होंगे। अगला देखते हैं हम। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को ज़मीन कितने भाग पर नील की खेती करनी होती थी? हमें पता है मेरे भाई तिनकठिया प्रथा क्या था। ये किसानों का अंग्रेज ये प्रथा बनाए थे कि किसानों को जो है अपनी ज़मीन को जो है 20 भागों में बांटकर उसके 3 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य किए थे। तो यहाँ पर क्या था कि हाँ, ये हम लोग का ये सही हो गया सी 3/20। तो 3/20 भाग पर जो है खेती करना अनिवार्य बनाए थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मेरे भाई इसको किसने लिखा था आप सबको पता है, एकदम सरल क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने ही, इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, और बताया कि जो ब्रिटिश अंग्रेज़ हमारे यहाँ से धन का दोहन करके ले जा रहे हैं अंग्रेज़, यानी इनका कहना था कि जो गंगा नदी से जो संसाधन को चूस कर और वहाँ जो है नील नदी पर जाके छोड़ा जा रहा है, इससे भारत को रत्ती भर लाभ नहीं हो रहा है। तो भारत का संसाधन उपयोग जो कर हो रहा है, ये जो ले जा रहे हैं, इसका दोहन कर रहे हैं, इसको भारत को लाभ नहीं हो रहा है। तो इन्होंने ही इसमें बताया था। 83 में हम लोग देखें यहाँ का क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? 1857 जो क्रांति के कारणों, मतलब जो क्रांति हुई इसके कारण में कौन कौन से जिम्मेदार थे? तो डलहौजी की व्यवकत नीति, सही बात है। डलहौजी ने जो सभी राज्यों को हड़पा था, जो है कुशासन का आरोप लगाकर, ये इसका भी था। बेलेजली की सहायक संधि, बेलेजनी ने ही कहा था कि हम आपको सेना देंगे, उसके बदले हम आपकी सुरक्षा करेंगे, उसके बदले आप हमें पूरा वो दे दीजिए। तो ये भी था। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये मान लीजिए हमें नहीं पता है, लेकिन ये दोनों हमें पता है, 1 और 2। तो ये जो 83 है, 83वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये 1857 के क्रांति कारणों में ये शामिल नहीं था, सिर्फ ये 1-2 थे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 84 में 1857 की क्रांति लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो पता है मेरे भाई 1857 जो क्रांति हुई थी, ये अलग अलग जो है क्षेत्रों में हुई थी और इसका नेतृत्व अलग अलग किए थे। तो ये पूछा लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, नाना साहब ने कानपुर में किया था, वीर कुंवर सिंह आरा में किए थे, खान बहादुर खान ये जो थे ये दिल्ली में किए थे। 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो हमें पता है जो 1857 क्रांति हुई थी मेरे भाई, इसमें बहुत से लेखक, बहुत से अंग्रेज़, बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग नामों से संज्ञा दिया। जो आउट्रम एंड टेलर, मतलब इसे हम कह सकते हैं टीटी, ट्रम एंड टेलर ने, इन्होंने ही इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का संज्ञा दिया था। तो ये हो गया। अगला देखें 86। इसका मुख्य मतलब सन्यासी विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार करना है हमें। सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो इसका प्रमुख प्रभाव क्षेत्र बंगाल में था, सही बात है। सन्यासी विद्रोह में पता है मेरे भाई, एक बंकिम चंद्र चटर्जी का एक मतलब आया था उपन्यास आनंद मठ नाम से। वो आनंद मठ मेरे भाई सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। तो इसका मुख्य प्रभाव सन्यासी विद्रोह का बंगाल पर था, एकदम सही बात है। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी, ये भी सही है।
इससे हिंदू मुस्लिम एकता का आनंद वर्ष नामक पुस्तक किसी विद्रोह संबंधित है, अभी मैंने बताया, ये भी सही है। तो इससे हमें ये पता लगता है, ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों सही है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये नाम से ही पता लग रहा है पंजाब में हुआ था 87, तो पंजाब में ही हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? हमें पता है मुंडा जो है बिरसा मुंडा, इसी के नाम से, नाम में ही इसके रखा है। बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी 88 जो था, ये ऑप्शन नंबर सी से है। तो 89 में देखें हम लोग क्या है, विचार करना है और जो सही है उसमें हमें बताना है। तो 89 में हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्धत मार्तंड भारत को हिंदी का पहला समाचार पत्र था। एकदम सही बात है। जो भारत में हिंदी का समाचार पत्र आया हिंदी के मामले में, ये चीज़ याद रखिएगा, वो उद्धत मार्तंड समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। एकदम सही बात है, ये भी सही है। और इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। ये गलत बात है मेरे भाई, यहाँ नागपुर से नहीं होता था, ये कहीं और से दूसरी जगह से होता था। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ये सही है। तो 89 में हम लोग देख लिए। तो अगर हम इसको बताएं कि इस समाचार पत्र का प्रकाशन नागपुर से नहीं बल्कि कोलकाता से होता था, कोलकाता से। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 89 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 90 पे। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमें पता है मेरे भाई, ये जो पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है पत्र पत्रिकाएँ छपने लगी और ख़ास करके अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में, देसी भाषाओं में छपने लगी। तो देसी भाषा में छपने लगी, सब लोग, अब इससे ज़्यादा लोग पढ़ने लगे, क्योंकि हर भाषा में छपने लगेगी तो उसके हर क्षेत्र के लोग समझने लगेंगे अंग्रेज़ों की नीतियों के बारे में। तो यही जो था ये मेरे भाई, ये लॉर्ड लिटन, ये 90 क्वेश्चन है ये हमारा, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाकर कहा कि भैया जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं अब यह हिंदी या देसी भाषा में नहीं छपेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेजी में छपेंगे। तो जब अंग्रेजी में छपेंगे तो इसका मतलब था कि ज़्यादा से लोग इसको पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी जिसको आएगी वही पढ़ पाएगा। तो यही लगाया था लॉर्ड लिटन ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई, लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली ने ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? वुड डिस्पैच हमें पता है मेरे भाई, शिक्षा से संबंधित एक आयोग था, तो इसी में था। वुड डिस्पैच में पूछ रहा है कौन सा इसमें शामिल नहीं था, तो 92 में ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद, पटना और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना, ये इससे संबंधित नहीं था, यह इन तीनों से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है कौन सा नहीं था, तो डी नहीं था। 93 में बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमें पता है मेरे भाई, जिस दिन जो है बंगाल में जो है 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को ही ये बंगाल विभाजन को जो है लागू कर दिया गया था। यानी बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांटकर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के लिए, हिंदू मुस्लिम का बीज बोने के लिए ये ऐसा किया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस को मनाया गया था उस दिन। अगला क्वेश्चन देखें। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने का उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? जो 94 क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर बी है, विलियम डिग्बी। इन्हीं की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 95 में देखें, निम्नलिखित में से किसने 1888 राजभक्त सभा का निर्माण किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये 95 का ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ही मेरे भाई संयुक्त भारतीय राजभक्त का निर्माण किया था। अब हमें बताना है यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर कांग्रेस का अधिवेशन दे दिया गया है और इधर उसके अध्यक्ष दे दिए गए हैं।
तो कानपुर में हमें पता है ये सरोजनी नायडू थी, ये तो बस सही बात है। बेलगांव में ये 1924 में, यही सही नहीं है, क्योंकि बेलगांव 1924 में मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी थे, और बाकी सब सही है। कराची में ये वल्लभ भाई पटेल और हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, तो ये बेलगांव में ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता गर्मपंथी नहीं था? हमें पता है कांग्रेस में दो तरह के नेताओं के बाद में आ गया था वर्चस्व, एक नरम दल और एक गर्म दल। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गर्म दल के नेता नहीं थे, तो यही थे, इनके नाम से ही लग रहा है। बाल गंगाधर, ये भी गर्म दिमाग के थे, गर्म दल के। उधम सिंह, मदन लाल और ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो थे मेरे भाई, ये गर्मपंथी नहीं थे बल्कि ये नरमपंथी थे। ये क्वेश्चन देखते हैं, कौन से भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, एक अंग्रेज़ थे, इन्होंने मतलब वायसराय था अंग्रेज, वो बाल गंगाधर को कहा था ये भारत में अशांति के जनक, यानी भारत में जो अशांति फैली हुई है इसके जनक बाल गंगाधर तिलक ही हैं। तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के लिए ऐसा कहा। 1908 के आलमगीरपुर षड्यंत्र के मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। किसने सरकारी गवाह बन गए थे आलमगीरपुर षड्यंत्र के मामले में? 99 में कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र गोसाई। ये जो है अलीपुर षड्यंत्र के मामले में 1908 में जो अलीपुर षड्यंत्र का मामला हुआ था, सरकारी गवाह बने थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी दिया गया था? तो मेरे भाई इनको जो, एक तो इनके पास देखिए दो का मामला था, एक पहले से काकोरी का मामला चल रहा था, ये काकोरी जो ट्रेन पे जो लूटे थे ये इस पर, और इस पे जो था अगला, इस पे जो और मामला था वो हम लोग ये इसमें देखते हैं। हाँ, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, यही काकोरी पर ही। हालांकि काकोरी का यहाँ जो फांसी हुआ था सिर्फ काकोरी के उद्देश्य से नहीं हुआ था। एक तो काकोरी के बाद वहाँ जो विधानसभा में बम फोड़े थे, मतलब ये सब, तो उसमें जो है, उसमें तो लगाकर उनको जो पकड़ लिया गया था भगत सिंह को, उसमें हुआ था। लेकिन उसके पहले ये सब जो पकड़ा गए थे, ये ट्रेन जो लूटे थे, तो उसमें ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफुल्ला और रोशन लाल लाहिड़ी को ही इनको जो है फांसी दिया गया था। पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या किसने की थी? तो जो 101 क्वेश्चन नंबर 101 है, इसकी किसने रचना की थी? तो इसका जो था खुदीराम बोस की थी, कि चापेकर बंधु, की बाधा जतीन, की जोगेंद्र नाथ चटर्जी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये बी, चापेकर बंधुओं ने ही पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या की थी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? मुजफ्फरनगर में जो किंग्सफोर्ड बम कांड हुआ था उसमें कौन सा शामिल था? तो 102 में ये ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस थे। हमें पता है मेरे भाई है, खुदीराम बोस नहीं कि ये बम इसमें शामिल थे, जो मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड बम कांड हुआ था। निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? निष्क्रिय विरोध, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष, इन्होंने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे RSS कहा जाता है, इसमें राजनीति में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो 1925 में हुआ था RSS की स्थापना, तो यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 104 ये होगा। तो आज आप लोगों को पता चला गया होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किसने की थी, कि केशव बलिराम हेडगेवार ने। 105वां में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था उस समय, तो उस समय ये भगत सिंह नहीं रहे होंगे। तो 5वां में कौन था? ये डी, सॉरी ये शिव वर्मा नहीं थे, बाकी सब था यहाँ पे। तो
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हमें नहीं पूछा है कौन सा इसमें नहीं था 106वां में, तो ऑप्शन नंबर डी नासिक षड्यंत्र केस जो ये मामला था इसे राजबिहारी इसमें नहीं थे, और बाकी सब सही है। ये भी सही है, ये भी मिलान सही है। काकोरी में जो काकोरी षड्यंत्र केस था अशरफुल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास ये थे। तो नासिक षड्यंत्र केस थे, राजबिहारी बोस नहीं थे। अगर इसका हम लोग अगर थोड़ा सा इसके बारे में और अगर जानने की कोशिश करें तो इसमें हो जाएगा राजबिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था, दिल्ली षड्यंत्र केस में। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? तो इनका अभी मैंने बताया, ये तो एक मामला था ये वाला अलीपुर षड्यंत्र, ये तो ये काकोरी केस वाला था, ये तो पहले से ही चल रहा था। और इसमें मुख्य रूप से मतलब जड़ तो यही था, लेकिन एक ऊपर से जो माहौल बनाने के लिए किया था लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें फांसी दिया गया था। और इसके साथ ही साथ जो बम फोड़े थे जो पार्लियामेंट में वो भी था। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो 108 क्वेश्चन ये, ऑप्शन नंबर डी श्यामजी कृष्ण वर्मा, SKV यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी गठन किया था। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा देखें। एक 109 में क्या है यहाँ, मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस षड्यंत्र केस का गठन। तो क्वेश्चन नंबर 109 जो ये हमारा है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। देखिए ये जो कानपुर षड्यंत्र केस है, ये कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये जो बना था, पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसके बाद भंग करके चंद्रशेखर के नेतृत्व में ये बना, तो 1928 में ये बना था। तो और आगे ये वाला ये 1988 में बना था। तो और आगे अगर हम लोग देखें, ये जो मेरठ षड्यंत्र केस था 1929 में था ये। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बन रहा है सबका। 10वां में क्या है, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों को कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? बंगाल के जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे वो अहरार आंदोलन शुरू किए थे। तो कब शुरू किए थे? आंसर नंबर ये हमारा ए हो जाएगा 1906 में। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा जीएस का, जैसे पता था कि यहाँ 140 जीएस क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 110 क्वेश्चन को देखा है अभी। तो अगले जो एपिसोड में हम लोग इसमें जो 30 क्वेश्चन इसके जीएस के बचे हैं और 60 क्वेश्चन जो है इसमें जो है हिंदी का आता है। हमें पता है 140 जीएस 60 हिंदी, तो इसमें का जो 30 बचा है ये और 60 ये, तो 90 क्वेश्चन हम लोग इसमें पूरा अगले एपिसोड में सॉल्व करेंगे मिलाकर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इस परेशानी होगी थोड़ा अपलोड करने में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।